हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियांशु और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं केवीएस के लिए और या फिर और भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट या प्रोग्रेस के बारे में अगर दिया जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसे कि आप अगर बोले कैन यू रिकॉल इवेंट्स फ्रॉम एन अर्ली चाइल्डहुड से द सेकेंड और द थर्ड ईयर, क्या आपको पुरानी बातें याद है? जैसे कि सेकेंड या थर्ड ईयर, जब आप 2 या 3 साल के थे उस समय की, तो यू माइट हैव अ फ्यू वैग एंड ब्लर्ड मेमोरीज अबाउट योर चाइल्ड, तो थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ मेमोरी याद होंगी। So this experience the parade form the basis of type of persons you are today and how human beings grow, change and adjust themselves to their environment is the focus of development and the behavior as also the concept, principles and the theories of growth of pyramid। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है उस पीरियड से लेके अभी तक का, वो आपको प्रोवाइड मतलब जैसे आप कैसे ग्रो करते हैं, कैसे आपने चेंज किया, कैसे आपने अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट आप कैसे डेवलपमेंट को देखते हैं, ये सब इसमें बताते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है इज नेवर स्टैटिक, मतलब कोई भी ह्यूमन जो है एक स्थिर नहीं रह सकता, वो हमेशा फ्रॉम डेथ ही अंडरगोस चेंज, वो कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है उसमें, चाहे वो वेदर वो एनवायरमेंटल कंडीशन से हो, चाहे आपके बॉडी के ऑर्गन्स या साइकोलॉजिकली हो, लेकिन वो आपका डेवलपमेंट होता है। Cognitive abilities or development and then degenerate and basic metabolism reaches a peak and then declines a flourish and that fades। तो देखो, इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो डीजनरेट करती हैं, मेटाबॉलिज्म जो है एक पीक पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होता है। इसको हम कहते हैं कि एक डेवलपमेंट प्रोग्रेस के अंदर ही आता है। अब देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में कि कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफन यूज है इंटरचेंजेबली। ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली दे आर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट। देखिए, कॉन्सेप्चुअली ये थोड़े से डिफरेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट आपस में डिफरेंट होते हैं। नाइदर ग्रोथ और नॉट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑल बाय इटसेल्फ। ग्रोथ का मतलब क्या है? सबसे पहले ग्रोथ के बारे में देखते हैं। अगर आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस हो रहे हैं आपके शरीर में तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कि फिजिकली चेंज हो रहे हैं, जैसे कि आपकी आंखें बड़ी हो रही हैं, आपके हाथ बड़ा हो रहा है, आपका साइज बड़ा हो रहा है, आपका वेट वगैरह वगैरह, इंटरनल ऑर्गन्स बड़े हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो इस केस में हमारा जो है वो फिजिकली जो है कोई अगर बड़ा होता है तो उसको हमको ग्रोथ कहते हैं, जबकि डेवलपमेंट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसमें कुल मिला के जो शरीर के हिस्सा, जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो वेट है, वो उसमें डिफरेंट आता है, जबकि डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब कि डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ जो है क्वालिटेटिव तरीके से चेंज होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव कैसे चेंज होगा, जैसे कि आर एक देखिए, द टर्म प्रोग्रेसिव सिग्निफाइज दैट चेंजेस आर डायरेक्शनल एंड दैट हैड द लीड द फॉरवर्ड चेंजेस। द टर्म प्रोग्रेसिव signifies that change is directional, they had the lead the forward rather than backward। Orderly and the coherent suggests that there is a definite relationship between the changes taking place and those that precede or the will follow them। तो देखो, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट जो है एक तरीके से प्रोग्रेसिव है और एक डायरेक्शन में होता है ना। मतलब एक डायरेक्शन मतलब कि अगर वो हो गया तो वो फॉरवर्ड हो गया, तो फिर बैकवर्ड की तरफ नहीं देखा जाएगा। ऑर्डरली एंड कोहेरेंट सजेस्ट दैट का मतलब है कि जब आप कोई चेंज करते हैं, ये चेंज होता है एंड दोज प्रोसीड और विल फॉलो है, तो वो आपका पुराना जो अतीत है उसको फॉलो करेगा, है ना। तो आपका जो पुरानी जो हो चुका है आपके साथ उसको फॉलो करता है। Development may be explained the series of the overall changes in an individual due to the emergence of the modified structures and functions that are outcome of the interactions and exchange between the organism and the environment। तो ये किसके किसके बीच में तालमेल रखता है? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इसका तालमेल होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नीड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग। यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने की, कि नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न्स, व्हाट दीज आर लाइक एंड व्हाट कॉजेज वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, यहाँ पे क्या है कि हम देखते हैं कि जैसे डेवलपमेंट पैटर्न में अगर हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पैटर्न में ये देखा जाता है कि वो क्या पसंद करता है,
उसमें क्या वेरिएशंस हैं चिल्ड्रन में, ये देखा जाता है, वो कि उनके साइंटिफिक और प्रैक्टिकल रीजन पर डिपेंड करता है। A knowledge of the pattern of human development will help you know, for example, what to expect of children. It will also help you to explore at what age behavioral changes like plays, and when these patterns are generally placed by more mature patterns. This is significant since if too much is expected from children, they develop a feeling of inadequacy. So on the other hand, if too little expected of them, they do not have that incentive or realize their potential. तो देखो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि अगर आप ज़्यादा उससे बच्चों से अगर उम्मीद रखते हैं तो वो कुछ एक इनएडिकेसी फीलिंग जो है उनके अंदर डेवलप हो जाती है। जबकि आप उनके साथ अगर कुछ एक्सपेक्ट नहीं, कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय उनका डू नॉट हैव एन इंसेंटिव टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, तो उनको ज़्यादा अपने पोटेंशियल पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब अगर वो ज़्यादा अगर आप फोर्स करते हैं तो उसमें जो है एक बच्चे के अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि उसको कुछ ना कुछ करना है। Knowing exactly what to expect children enables development. Psychologists, teachers, and parents who set guidelines in the form of height weight scales, age weight scales, age height scales, mental scale, social for emotional, mental scale, deviation from normal development might be investigated and cause in appropriate intervention might be planned for. देखो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि अगर आप बच्चे को जानते हैं कि वो किस तरीके से डेवलपमेंट को इनेबल कर, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो टीचर एंड पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से सेट कर देते हैं गाइडलाइंस की एक हाइट और वेट को लेके या फिर एज और वेट को लेके या फिर और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट स्केल को लेके, तो इस डेविएशन को देखते हुए इन्वेस्टिगेट किया गया इन टर्म्स ऑफ कैजुअल टर्म्स एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन माइट बी प्लान टू ट्रीट दोज हु वरी कंसिडरेबल इन पर्सनल सोशल। तो इस तरीके से हम जो है इनमें डेविएशन कर सकते हैं बच्चों में, है ना। कैसे डेविएशन कर सकते हैं कि अगर उनके साइज, उनके हाइट वेट को लेके या फिर उनकी एज या वेट को लेके, तो इस तरीके से हम डेविएशन कर सकते हैं। A knowledge of development patterns helps teachers and parents guide the child's learning properly. तो देखो नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट जो है एक तरीके से टीचर्स को और पेरेंट्स को हेल्प करता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चे की लर्निंग कैसी चल रही है। चाइल्ड मस्ट बी हेल्प टू एक्वायर स्किल्स ऑफ वॉकिंग व्हेन ही इज ऑफ एन एज अप्रोप्रिएट फॉर द स्किल। तो एक चाइल्ड को एक हेल्प करना चाहिए एक ऐसी स्किल को, जैसे कि अगर वॉकिंग की स्किल की बात करें तो उसको एक एप्रोप्रिएट एज पर उसको इस स्किल को एक्वायर कर लेना चाहिए, मतलब पा लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे हम इस तरीके से हम डेवलपमेंट की स्किल जो हमने तैयार कर दी है कि कौन सी एज में कितना बच्चा जो है प्रिपेयर होना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद क्या है कि दे आर डिराइव फ्रॉम द नेसेसरी लर्निंग अपॉर्चुनिटी, दे विल नॉट बी रेडी टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स एट द लेटर चाइल्डहुड. When the development pattern is normal, one period prepares children for and leads them effectively into the next. तो जैसे ही वो अगर एक पैटर्न को अगर वो कर लेगा, तैयार कर लेगा, जैसे कि अगर एक स्किल इसको अगर वो तैयार कर लेगा, वो दूसरे के लिए फिर तैयार हो जाता है। A knowledge of development patterns helps teachers and the parents prepare the child psychologically and the physically and behavioral changes. अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि एक जो नॉलेज है डेवलपमेंट की, हमें बस ये बता रहा है वो कि कैसे टीचर और पेरेंट्स को वो ये बताता है कि बच्चे को फिजिकली और मेंटली या फिर बिहेवियरली कैसे कैसे चेंज लाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द एज। अब यहाँ पे कुछ स्टेजेस दी गई हैं कि कौन सी एज मतलब एज में, किस एज में वो अपने आप को डेवलपमेंट करता हुआ देखता है। यहाँ पे देखा गया है कि एनी डेवलपमेंट प्रोसेस proceeds through some stages and each development stage differs from the other. Each stage of development has its characteristics. Psychologists, for the sake of convenience, have separated human lifespan into the stage. तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि डेवलपमेंट को देखते हुए काफ़ी सारी स्टेजेस को डिसाइड कर लिया गया है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और ये जो स्टेजेस हैं वो एज ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि स्टेजेस कौन कौन सी दी हैं, जैसे अगर वो बर्थ से 2 ईयर्स के लिए है उसको हम इन्फेंसी कहते हैं, यानी कि वो जन्मजात मतलब बच्चा अभी अभी जो है पैदा है और इधर से लेके 2 साल तक की इसकी एज होती है। इसमें वो बच्चा जो है ज़्यादा कुछ सीखता नहीं है, केवल मोटर स्किल सीखता है, चलना बोलना, और ये मतलब बोलना भी शायद नहीं सीख पाता पूरा। फिर उसके बाद आता है 2 से लेके 6 साल की, इसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूलिंग स्टेज कहें तो प्री प्राइमरी इसमें जाता है, 2 से लेके 6 साल के बीच में प्री प्राइमरी कहते हैं।
फिर उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का मतलब होता है 6 से 12, 6 से 12 यानी कि प्राइमरी में पढ़ता है वो इस एज में। उसके बाद आता है एडोलेसेंस, और इसमें जो है 12 से 18 के बीच में वो इसका पीरियड होता है, जिसमें बच्चा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पढ़ता है। और 18 से 40 जिसको हम यंग अडल्टहुड कहते हैं, और 40 से 65 जिसमें मैच्योर अडल्टहुड, और ओवर 65 एज अडल्टहुड। इस एज में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप की यूनिक, कोहेरेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वो यंग अडल्टहुड में मेजर। अब यहाँ पे इनमें तरह तरह की क्वालिटीज देखने को मिल जाती हैं, है ना, जिसमें आपके जैसे दिस फोकस शुड बी स्ट्रेसिंग कंटिन्यूटी, नो सडन चेंजेस, नो रिवर्सिबिलिटी, डेवलपमेंट बीइंग एन ऑनगोइंग प्रोसेस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम एक एक करके सभी टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इन्फेंसी का मतलब क्या होता है। इन्फेंसी जो होती है वो बर्थ से स्टार्ट होती है और गोज अप टू डेथ। एट बर्थ प्रपोर्शन ऑफ बॉडी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अडल्ट। तो ये जो प्रपोर्शन होता है इस बॉडी का काफ़ी अलग होता है। शुरू के 2 हफ्ते में उसको हम कहते हैं न्यूनेट्स, न्यूनेट्स कहते हैं इसको हम। इस पीरियड में बच्चे की जो स्किन होती है वो काफ़ी रिंकल्ड होती है, रेड स्किन होती है, और लार्ज हेड होता है उसका काफ़ी। उसकी जो स्लीप की होती है कम से कम नहीं तो 18 से 22 घंटे इस समय सोता है शुरू के 2 हफ्ते में। एंड जब वो वेकअप होता है तो हंग्री होता है, अगर वो उठता है तो केवल भूख के लिए उठता है, और फिर अगेन वो सो जाता है। एंड crying neonates they can be made comfortable with humming in the low tones and the rocking gently. Within a few days they begin recognize their mother's voice. तो कुछ दिनों बाद वो अपने माँ की आवाज़ को जानने लगते हैं। डेवलप अ रिलेशनशिप पेरेंट्स, और उसके साथ उनके रिलेशनशिप बनने लगते हैं पेरेंट्स के साथ। एज द न्यूनेट्स मूव टूवर्ड्स इन्फेंसी देयर नीड फॉर अफेक्शन डेवलपमेंट एक्सेप्टेंस एंड लव बेबीज डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट टू। They investigate their environment. The ninth and the 10th month see jealousy arouse in the baby, and between the 10th and the 12th month anger. एक 10th मतलब 11 या 9 महीने के बच्चा जो होता है वो जेलसी फील करने लगता है, और उसके बाद 10th और 12th में बच्चे में एंगर, लव और सिंपैथी और फ्रेंडलीनेस देखने को मिल जाता है। 3 months ऑनवर्ड्स दे स्टार्ट बैबलिंग, वो 3 मंथ के बाद बड़बड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, और 6 मंथ के बाद वो थोड़ा सा early months give way to well coordinated movements. The baby begins countering its attention so its body by the age of 9 months as a normal baby creep, and when they begins to crawl their curiosity becomes a heightened. तो 9 मंथ्स के आफ्टर वो काफ़ी बच्चे जो हैं एक तरीके से क्रीप मतलब रेंगने लगते हैं और क्रॉलिंग करने लगते हैं ना। सो मोटर एबिलिटी डेवलप्स फ्रॉम द हेड डाउन टू द टोस। तो मोटर एबिलिटीज कैसे सीखनी है कि फ्रॉम हेड टू डाउन टू द टोस, मतलब कि पहले बच्चा हाथों से खेलना सीखता है फिर पैरों तक आता है। तो neonates head is closer to eventual adult size than the rest of the body, although infants has more motor control of the head and of the muscles lower down the body. The profession of the motor control follows this pattern: first the head, then shoulders, arms, abdomen, and finally the legs and feet. तो सबसे पहले motor skills जो होती है वो head में, then shoulders, then arms, abdomen, and finally the legs and the feet. The growth and the motor ability developed from the center axis of the body onwards. तो यहाँ देखने को क्या हमने सीखा कि जो बच्चे की मोटर एबिलिटी होती है वो सिर से लेके पैर तक स्टार्ट होती है। तो पहले हेड, फिर शोल्डर, फिर आर्म्स एंड एब्डोमेन, अब फाइनली जो है लेग्स और फीट में स्किल्स वो सीखता है। इसके बाद मूवमेंट्स ऑकर अर्लियर देन द सेपरेट आर्म मूवमेंट्स। कंट्रोल ओवर द हैंड्स एंड द फिंगर्स कम्स लास्ट. The baby's first actions are global and undifferentiated. Slowly, the infant's ability to make responses emerges, and the refined activities of fingers and thumb usually doesn't occur until the baby is a year old. Motor development is thus heavily influenced by biological maturity.
Practice is certainly necessary for full development of the biological potential in activities like walking. Early practice is a key ingredient in maintenance and the further development. तो इसमें हमने क्या देखा कि बच्चे को जो है शुरुआत में वो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी इसमें आने लगती है, और बायोलॉजिकल मतलब चारों तरफ की जो है उसमें मैच्योरिटी देखने को मिलती है, और फिर उसमें डेवलपमेंट होता है खुद में, और इन एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग सीखने लगता है, और इसके बाद वो अपने मेंटेनेंस और फर्दर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है। जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं बाय द स्वीट एंड द सोर टेस्ट। टेस्ट इज मोर हाईली डेवलप ऑन द सेंस ऑफ एट बर्थ। तो शुरुआत में ही उनका जो टेस्ट का जो वो होता है वो डेवलप हो चुका होता है। एंड रिस्पॉन्स फॉर डिफरेंट स्मेल्स हैज़ बीन ऑब्जर्व विद इन 2 hours ऑफ बर्थ। तो केवल 2 घंटे के बाद ही वो स्मेल्स को भी जानने लगता है। द सम बेबीज रिस्पॉन्ड टू साउंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। साउंड को भी वो सुनने लगता है। Whereas others may take a few days to gain this, कुछ जो है कुछ दिनों बाद सेंस कर पाते हैं। This difference is a result of the time it may take for the amniotic fluid to drain out the newborn's hearing mechanism. However, neonates not only show the ability to respond to sound but can even discriminate among certain sounds. Even when 3 days old, neonates show a marked difference in the mother's voice over the voice of others. Vision developments more slowly than many of the other senses. तो काफ़ी जैसे देखने को देखा है कि जो नियोनेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मदर वॉइस को ज़्यादा सुन पाते हैं देन अदर्स। विजन डेवलपमेंट्स मोर स्लोली, और जो विजन जो होता है विजन डेवलप थोड़े धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उनकी जो स्मेल की और हेयरिंग की जो है वो जल्दी डेवलप हो जाती है, बल्कि विजन की जो है काफ़ी धीरे धीरे हो पाती है। The nursery in the newborn can suddenly see the mother's face, and by 6 months of age, infants can discriminate between colors. और 6 मंथ के अंदर वो जो है कलर्स को भी डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है, और शेप्स और सर्कल्स को देखते हुए। And after the strangers, some infants as young as month old can distinguish between familiar and unfamiliar faces. 6-month-old infants have the ability to perceive depth and thus to avoid situation in which they might fall. An innate link between the visual and the motor system tends to emerge when the infant is about 6 months of age. उनके बीच में किसके बीच में लिंक आ जाती है? विजुअल एंड द मोटर सिस्टम्स टेंड्स टू इमर्ज। तो मोटर सिस्टम्स यानी कि चलना बोलना, और विजुअली देख देख के वो 6 मंथ के बाद आपको आने लगती है। बाय अबाउट 1 year of एज, 1 साल के बाद बेबीज कैन एसोसिएट द साउंड दे मेक द ऑब्जेक्ट्स and thus begin to utter their first words such as दादा मामा और बाय बाय। 1 साल के बाद जो है कुछ कुछ साउंड्स वो देख के सीख जाते हैं, आपस बाकी बाहर की चीज़ों को देख के, जैसे कि वो केवल मामा और दादा वगैरह बोल सकते हैं। द बेबी एट 12 months इज एबल टू प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 वर्ड्स, और काफ़ी एक 12 महीने का बच्चा जो है कम से कम 30 to 50 वर्ड्स बोल सकता है, जबकि 18 महीने का बच्चा कम से कम नहीं तो 400 तक वर्ड्स बोल सकता है। शुरुआती 2 साल वो अकेला खेलता है और अपनी सराउंडिंग्स को जानने की कोशिश करता है, और टॉयज को पकड़ता है और कुछ वर्ड कॉम्बिनेशन को जानने की कोशिश करता है। और शुरुआत में बर्थ के समय इन्फेंट्स डेमोन्स्ट्रेट देयर यूनिकनेस एंड देयर वेरिएबिलिटी। They have differences in their personalities and the temperament. However, the basis of newborn individuals is not entirely understood. Researchers agree generally that babies have different personality styles and these differences increase over the first few months. तो देखो, रिसर्च ने देखा गया है हर एक बेबी का अलग स्टाइल पर्सनैलिटी होती है, जो कि शुरुआती फ्यू मंथ्स में देखी जाती है। एंड पेरेंट्स हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द शेपिंग देयर चिल्ड्रन। तो ये जो है पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। द चाइल्ड डेवलपमेंट द मैनुअल स्किल्स प्रोसीड्स through a series of early stages from the center of the body towards the periphery. On the whole, large muscle control precedes fine muscle control. Light on the left hand and it develops gradually rather than appearing in an immediate manner. Over the first year of life, infants typically undergo a pattern sequence of changes in their method of focusing on the organizing visual events.
देखिए यहाँ पे हमने बस ये देखा कि पूरे इस पैराग्राफ में कि किस तरीके से जो है इन्फेंट्स जो है शुरू के 4 महीने 2 हफ्ते या फिर जो भी समय में किस तरीके से बोलना और समझना सूंघना और ये सब चीज़ें सीखते हैं और कितने महीने में वो बोलना या फिर कितने महीने में चलना वो सीख जाते हैं और कितने वर्ड बोलना सीखते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से लेके 6 साल तक का जैसे हमने देखा था वो होता है प्री प्राइमरी लेवल। इसमें बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है। तो 2 से लेके 6 साल तक के बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड कह देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि जैसे कि वो अपनी स्किल्स को लर्न करता है एंड रिलेटिंग देमसेल्फ विद अदर पीपल। Thus the child progressively develops as a social being in his own right। तो इस तरीके से वो अपने आप को एक सोशली पर्सन अपने आप को प्रोग्रेसिव डेवलप करता है। बाय द टाइम इज 3 years old, जब वो 3 साल का होता है तो उसके अंदर कुछ लव और अफेक्शन जैसे इमोशन देखने को मिलते हैं। एंड कम जैसे कि सोशल प्रैक्टिस जब वो खेलता है तो वो अपने आप को दिखाता है, वो मतलब कि वो खेलते समय वो अपने इमोशंस दिखाने की कोशिश करता है। अगर उसका लव है डॉल्स के प्रति तो लव करता है वो, और अगर एनिमल्स से वो प्यार करता है तो एनिमल को दिखाता है। ये इमोशंस जो हैं वो कम से कम नहीं तो 3 साल तक देखने को मिलते हैं। इन द प्री स्कूल पीरियड मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज कैर्ड बाय द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इसके बाद जैसे ही वो प्री स्कूल में आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रैपिड कॉग्निटिव एबिलिटीज देखने को मिलती हैं। उसमें बच्चे में जानने की इच्छा जागृत होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है गेन करता है और उनको यूज़ करता है। ये जो है वो सेंसरी मोटर जो है इस समय उसकी डेवलप होती है। और ड्यूरिंग इन्फेंसी द ट्रांजिशन ऑकर्स आफ्टर 2 years ऑफ एज। जब वो बच्चा इन्फेंट होता है उस समय टुवर्ड्स मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस द रीजनिंग ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाय द टाइम चिल्ड्रन आर 6 years old दे हैव डेवलप्ड कॉग्निटिव स्किल। 6 साल तक वो अपनी कॉग्निटिव स्किल को डेवलप कर लेता है। अब यहाँ पे वो क्या डेवलपमेंट करता है, जैसे कि वो सबसे ज़्यादा अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में है, जैसे कि हाउलिंग बैबलिंग एंड द इटरेशन, वो बार बार में दोहराना। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इमर्जेस ओनली एट एंड द सेंसरी मोटर पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, है ना। तो ये क्या कहते हैं कि लैंग्वेज केवल एंड ऑफ द सेंसरी मोटर पीरियड ऑफ द, तो ये जो पूरा सेंसरी मोटर पीरियड होता है उसके काफ़ी एंड तक देखने को मिलता है। Chomsky believes that language acquisition device is an inborn mental structure। तो चॉम्स्की का कहना है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारे अंदर इनबिल्ट है, इनबिल्ट स्ट्रक्चर है और वो हमें देखने को मिलता है। दिस इनबॉर्न लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस डायरेक्ट्स द चिल्ड्रन एबिलिटी टू लर्न। ये इनबिल्ट जो एक्विजिशन डिवाइस है वो हमें सीखने के लिए मदद करता है। Major development task for child during the first to 6 years of the life is to acquire a gender identification। तो ये जो शुरू के जो 6 साल तक बच्चा अपने आप को कैसे जेंडर आइडेंटिफिकेशन करता है कि वो एक मेल है या फीमेल, तो इस तरीके से वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है और जो सोशली वो अपने को उस तरीके से ढालने की कोशिश करता है। उसमें claims the children first come to categorize themselves a male or female and then attempt to acquire those patterns of behavior। तो वो चारों तरफ देख के जेंडर की जो कैटेगरी उसको देख के अपना बिहेव करता है। अब आते हैं लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 तक के एज के बारे में बताया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 6 to 12 years, इस 6 to 12 years में वो प्राइमरी स्कूल में जाता है और उसमें पूरी फिजिकल ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ इज इनिशियली स्लो, इसमें यहाँ पे फिजिकली ग्रोथ थोड़ी कम होती है, स्लो होती है। और ये जो है उसमें केवल मोरल इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। 7 साल का जब वो होता है उसमें मेजर एडवांस क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो है सबसे डेवलपमेंट काफ़ी देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो इस पीरियड के दौरान वो अपनी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है और उसके बाद वो अपने जो है अचीवमेंट को प्राप्त करता है। इसके बाद अगर है दे बिकम कैपेबल ऑफ कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर्स विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल, एथलेटिक एंड सोशल स्किल्स।
और वो ज़्यादातर केवल उन्हीं लोगों के साथ खेलना पसंद करता है जो उसके जैसे, अगर वो मेल है तो मेल के साथ ही खेलना पसंद करता है, और फीमेल है तो फीमेल के साथ, है ना। तो इस दिस टाइम वो रीच प्यूबर्टी एंड दे रिस्ट्रिक्ट देयर फ्रेंडशिप टू फ्यू फ्रेंड्स, वन और टू क्लोज कंपेनियंस। तो ज़्यादा फ्रेंडशिप बनाने पे वो ज़्यादा जोर नहीं देता है, तो केवल कुछ ही लोगों से दोस्ती करता है जो कि उसके क्लोज कंपेनियंस है उनके साथ। इसके बाद है कि मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के रूल्स को एक्सेप्ट, मोरल यानी कि जो गलत है उस और या सही है उसको सीखने की कोशिश करता है, जो मोरल डेवलपमेंट है वो। दिस इज द प्राइमरी स्कूल स्टेज एंड इसमें प्राइमरी स्कूल स्टेज है, बच्चे जो है थर्ड से लेके फिफ्थ तक क्लास में रहता है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास में। और इसमें वो क्या करता है, इम्पोर्टेंट फीचर of the stage is the child ability to learn about themselves and their movement, and they develop their intellectual capabilities through information processing. Piaget calls it the period of concrete operations. इसको पियाजे क्या कहते हैं, concrete operations कहते हैं. He refers to it concrete because children are bound by immediate physical reality. कॉन्क्रीट ऑपरेशंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस समय एक इमीडिएट फिजिकल रियलिटी को दे डेवलप द पावर टू रीजन साइमल्टेनियसली बाय द होल एंड बाय द पार्ट ऑफ दिस स्टेज. Children acquire the ability to order objects in series according to some expected dimensions such as size, weight and brightness or smell. तो यहाँ पे उसको एक एबिलिटी एक्वायर करता है फॉर सच अकॉर्डिंग टू सम डायमेंशन सच एज साइज, वेट एंड द ब्राइटनेस. अब इसके बाद क्या है कि द प्राइमरी स्कूल ईयर्स आर एट अ टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द चिल्ड्रन नॉलेज ऑफ द सोशल वर्ल्ड एंड द एक्वायरमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन. इस समय देखिए सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, सोशल, मोरल और इंटेलेक्चुअल, जिसमें हम यहाँ पे सोशल की बात करेंगे. और सोशल में क्या बोल रहे हैं कि वो बिहेवियर जैसे कि वॉकिंग, ईटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ये सब सीखता है. इमोशनल में वो हैप्पी, सैड, एंग्री होना सीखता है. रोल्स में टीचर और पेरेंट्स को समझता है और उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस जो हैं, स्कूल है, होम है, इनको समझता है. इसके बाद जो है अदर वर्ड, चिल्ड्रन फ्रॉम अ परसेप्शन एंड अबाउट द पीपल डिस्क्राइब पीपल largely in terms of external, readily available characteristics. Children continue to grow in the strength, speed and the coordination needed for motor skills. Children जो है लगातार सीखने की कोशिश करता है, अपने आप को अपने मोटर स्किल्स डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, जैसे कि क्लाइंबिंग फॉर ट्री, वॉल्स वगैरह. Being active participation in games helps on the development about themselves. तो पार्टिसिपेशन में और फीडबैक उसको मिलता है, इससे उसको अपना स्टेटस पता चलता है फ्रॉम अदर पीपल. द फंक्शन एंड द रोल ऑफ स्कूल. अब यहाँ पे स्कूल के रोल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है एक चिल्ड्रन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. तो यहाँ पे जैसे कि द प्राइमरी ₹3 इन द जनरल स्किल्स एंड एसोसिएटेड विद इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम सेटिंग. तो किस तरीके से एक बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसे उसको इफेक्ट डालता है. पीयर ग्रुप इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा. पीयर ग्रुप का मतलब कि एक मीटिंग टाइप की अगर बच्चों की आपस में, किस तरीके से बच्चे के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करता है. They enter the school context peer group interaction. They compare themselves and play dominant or submissive roles in the group. तो वो अपने आप एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं और एक डोमिनेंट बिहेवियर और सबमिसिव रोल प्ले करते हैं. अब यहाँ पे हम बात करेंगे एडोलेसेंस की. एडोलेसेंस जो है काफ़ी मतलब जैसे कि प्राइमरी लेवल के बाद का पीरियड है, जिसमें वो अब सीनियर या सीनियर सेकेंडरी में आ जाता है, जो कि प्राइमरी लेवल के बाद है. इसकी एज 12 से 18 के लगभग होती है, जैसे कि हमने अभी देखा था. तो यहाँ पे मेनली क्या देखा गया है, इसमें देखा गया है आपका बायोलॉजिकली वो डिफरेंट होता है, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एक्सेट्रा. तो सभी तरह की चेंजेस इस एज में देखे जाते हैं. मेजर जो चेंजेस होते हैं वो देखा जाता है, वो कि हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट. इस एज में सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि इसमें जो साइज, एज वगैरह जो है काफ़ी तेज़ी से देखने को
मिलता है। और ग्रोथ स्पर्ट में मतलब कि ड्यूरिंग द अर्ली एडोलेसेंस ईयर्स, जैसे कि 12 या 13 साल का जो बच्चा होता है उसमें ग्रोथ जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, हाइट और वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। और शुरुआत जैसे कि गर्ल्स में देखा गया है कि इन 2 years अर्लियर देन इन द बॉयज़। तो गर्ल्स में जल्दी देखा जाता है। स्पर्ट यूजुअली लास्ट अबाउट 2 years एंड ड्यूरिंग द टाइम गर्ल्स गेन 6 to 7 inches एंड बॉयज 8 to 9 inches इन हाइट। तो यहाँ 8 to 9 inches height in the boys by the age of the 17 in girls, then 18 in boys. The majority of them have reached 98% of their final height. And next है प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी ये है कि देखो, प्यूबर्टी का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी उसमें होता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से होता है इस समय। आफ्टर अ लाइफ ऑफ इन्फ्यूरिटी दे सडनली कैच अप विद अडल्ट्स इन फिजिकल साइज एंड द स्ट्रेंथ। Accompanying these changes in the rapid development and organs that signal sexual maturity, sexual and reproductive maturity becomes evident at this stage of डेवलपमेंट। तो प्यूबर्टी मतलब उनको सेक्सुअल मैच्योरिटी इस समय आ जाती है। Adolescents are often extremely sensitive and perceptive in their own physical appearance। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा वो अपने अपीयरेंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब वो अपीयरेंस का मतलब कि वो कैसे दिखते हैं, वो दूसरों से अच्छे दिखते हैं और वो एक दूसरे के डिस्क्रिपेंट करने लगते हैं एक अपनी इमेज बनाने के लिए। फिर है सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड द रिलेशनशिप्स, राइट। इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल चेंजेस इन सेक्सुअल आइडेंटिटी। यहाँ पे उसमें उनको देखने को मिलता है कि सेक्सुअल नीड्स एंड द फीलिंग्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पे उनको एक्सेप्शन और रिजेक्शन भी मिलते हैं, अगर यहाँ पे देखा गया है इस एज में। और इसमें यहाँ पर हमें प्यूबर्टी और एडोलेसेंस का अटेनमेंट यानी कि देखा जाता है। This accentuates the problem of integrating the sexual drive with other aspects of the personality. Early adolescents don't usually have to deal with the problem of sexual intimacy at a very sophisticated level. Early adolescents need to be liked and have a sense of self-esteem, and they feel strong pressures to conform to the peer group. इस एज में सबसे ज़्यादा जो है फीलिंग स्ट्रॉन्ग जो है देखा जाता है फॉर sexual relationship in early adolescence most relationship opposite sex takes it। तो इसमें यहाँ पे opposite sex को लेके ज़्यादा अटैचमेंट देखने को मिलता है और they can examine their own and other stereotype images of the opposite sex। Adolescents tend to select friends who are from a similar social class, interest and the more। तो एडोलेंस केवल उन्हीं फ्रेंड्स की तरफ जाने को पसंद करते हैं जो कि सिमिलर सोशल क्लास के हों या फिर इंटरेस्ट के हों या फिर मोरल वैल्यूज़ के हों। यहाँ पे वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन है ना, और वो अपने आप को एक वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। In the everyday lives, individuals interact with one another, not so much so on the basis of they actually realize of what conceptions they have of themselves and the others. According to their identity leaves its signature on everything they do. Identities are not fixed. They undergo continual shaping and the reshaping over the course of the lifespan. Adolescents possess identity tasks that seems play an important part in successful transition to adulthood। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे अच्छा सा। इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखने को मिलता है जिसमें एडोलेसेंट्स अवेयरनेस, इमेजिनेशन, जजमेंट, इंसाइट वगैरह देखने को होता है। इसमें काफ़ी सारा नॉलेज भी वो गेन करते हैं, इश्यूज प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट जैसे, और एक एडोलेसेंट लाइफ को पाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से उनमें थिंक करने की, सोचने की वो आ जाती है, खुद से क्वेश्चन बनाने की पॉसिबिलिटी आ जाती है और यहाँ पे थिंकिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द एडोलेसेंस।
फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला गया साइलेंटली वार्न देमसेल्फ नॉट टू जंप टू कंक्लूजन विदाउट कन्विंसिंग प्रूफ। तो यहाँ पे बोला गया कि साइलेंटली वार्न देमसेल्व्स, कि उन्हें खुद अपने आप को साइलेंटली वार्न करना पड़ा नॉट टू जंप टू कंक्लूजन्स विदाउट कन्विंसिंग प्रूफ। तो डायरेक्ट कंक्लूजन्स पे पहुंचने से पहले विदाउट एनी कन्विंसिंग प्रूफ दे आल्सो बिकम एक्सट्रीमली इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। तो एक उदाहरण अच्छा दिया उन्होंने कि डायरेक्ट कंक्लूजन पे ना जाते हुए उनको प्रूफ की जरूरत है। And they begin to challenge everything to reject old boundaries and categories. In so doing, they question old attitudes and become more creative and thinkers. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यंग एडल्टहुड के बारे में, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल तक की एज होती है, जिसमें वो आराम से एडोलेसेंट, यहाँ पे एडोलेसेंस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कोई फिक्स एज दी हो कि जहाँ पे कंप्लीट हो जाता है एडोलेसेंस, कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडल्टहुड इंक्लूड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि एक करियर को चूज करना, लाइफ पार्टनर को चूज करना। और यहाँ पे यंग एडल्टहुड में यहाँ पे हम ये देखने को मिलता है कि वो अपने करियर या गोल्स को लेके, एस्पिरेशंस को लेके वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। शी ही और गाउल ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया गया है कि 20s जो उम्र होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस और स्ट्राइविंग होती है। he labels that this age is trying 20s। trying 20s का मतलब कि काफ़ी सारा उनमें कोशिश करते रहने की, यानी करियर को लेके। और ये जो है 30s एज द टाइम ऑफ रीअसेसिंग, और जो 30s एज है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी एज है जो रीअसेस करने की, अपने आप को दोबारा से असेसमेंट करने की वो एज होती है, जिसमें चिल्ड्रन कपल्स बिगिन टू थिंक ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन। Women who have been at home so far may begin a career. By the late 30s, adults settle down and become more satisfied. She labels his contentment as rooting. The early 20s are marked by immaturities, by the completion of the young। तो अर्ली 20s में, शुरू के 20 जो साल होते हैं, 20s होते हैं, उसमें इमेच्योरिटीज देखने को मिलती है। इमेच्योरिटी मतलब कोई अच्छे तरीके से वो काम नहीं, लेकिन यंग आफ्टर द यंग कंप्लीशन के बाद मैच्योर पर्सन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैच्योर अडल्टहुड के बारे में बताया गया है कि आफ्टर सेटिंग डाउन इन 30s, having lived through the routine phases, यहाँ पे एक मतलब जो 30 ईयर यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, इंडिविजुअल स्टार्ट फीलिंग सेंस ऑफ अपरूटिंग एंड डिससैटिस्फैक्शन ड्यूरिंग द 40s। तो यहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है 40s के टाइम, और उनको मतलब कोई चीज़ में अच्छा नहीं होता। इसमें रिंकल्स और जो आपकी वेस्ट लाइन है वो थिकनिंग, और फिर जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बाल भी ग्रे कलर के होने लगते हैं। तो इस तरीके से द चेंजेस ऑफ ऑफन टर्म मिडिल लाइफ ट्रांजिशन, तो ये जो है ये सारे चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं जब वो आफ्टर 40 एजेस वो आने लगता है, जो कि 65 तक का चलता है, जिसमें वो अपनी जवानी को खोने लगता है और एक ओल्ड एज में आने लगता है। ऐसे ही वुमेन में हार्मोनल चेंजेस देखे जाते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन जो है काफ़ी ख़त्म होने पर हो जाता है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं एज्ड जो अडल्ट होते हैं, जिसमें आफ्टर 65 ईयर्स की बात करिए कि वो क्या फिर है। एज्ड अडल्टहुड का मतलब ये है कि जिसमें वो अपनी वाइटलिटी खो देते हैं। एज एडल्ट्स आर मोर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ और डेथ, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ और डेथ के लेके कॉन्शियस रहते हैं। एंड द विजिट इज डॉक्टर्स इज मोर फ्रिक्वेंट, और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स आना स्टार्ट हो जाता है। रिटायरमेंट होता है इस समय काफ़ी ज़्यादा, और मतलब एज हो जाती है, एंड ग्रेजुअली लूज देयर सेंस ऑफ मीनिंगफुल इन लाइफ। तो उस समय अब जो है काफ़ी ज़्यादा मीनिंग सेंस ऑफ मतलब खोने लगते हैं वो, कोई लाइफ में उनको कुछ अच्छा जैसा लगना नहीं लगता। सम टाइप ऑफ इंटरेस्ट, और उनको इंटरेस्ट भी आता है सोशल सर्विस, और अपना टाइम जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग वगैरह में वो करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसमें कौन से प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, वो देख लेते हैं। कि प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए हम एक दूसरा वीडियो बनाते हैं, इसको हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो
लाइक और सब्सक्राइब का बटन है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।